हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023 के बारे में, जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक की समसामयिकी घटनाओं पर आधारित है। इसमें अभी तक हम आर्थिक परिदृश्य को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आर्थिक परिदृश्य का लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम और वैश्विक सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो अप्रैल 2023 में जारी किया गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपनी अद्यतन रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी अप्रैल 2023 में जारी की गई। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यह रिपोर्ट पूछी जाती है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर होगा IMF द्वारा। इस रिपोर्ट का शीर्षक द आ रॉकी रिकवरी है। यह शीर्षक भी पूछ सकता है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इस बार जारी किया गया है, उसका शीर्षक क्या है? आ रॉकी रिकवरी। रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2022 के लिए 6.8% दर्ज की गई है, जबकि वर्ष 2023 और 2024 के लिए यह क्रमशः 5.9% और 6.3% पूर्वानुमानित है। और वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.4% दर्ज की गई है, जबकि वर्ष 2023 एवं 2024 में क्रमशः 2.8 एवं 3% पूर्वानुमानित की गई है। ये इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आता है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023 के बारे में। अप्रैल 2023 में मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023 जारी किया गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार जहां वर्ष 2021-22 के लिए विकासशील एशिया की GDP वृद्धि दर क्रमशः 7.2% एवं 4.2% दर्ज है, वहीं वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 हेतु एक समान वृद्धि दर 4.8% अनुमानित है। रिपोर्ट के अनुसार जहां वर्ष 2021 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9.1% अनुमानित है, वहीं वर्ष 2022 एवं 2023 के लिए क्रमशः 6.8 और 6.4% अनुमानित किया गया है, और 2024 के लिए यह वृद्धि दर 6.7% अनुमानित है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाल ही में देश का सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है और कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। तो ये आपको डेटा याद करना है। अब पढ़ते हैं भारत में सबसे मूल्यवान हस्तियों के बारे में। मार्च 2023 में डफ एंड फेल्प्स क्रॉल बिजनेस द्वारा सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी रिपोर्ट थीम से प्रस्तुत की गई है। मार्च 2023 में डफ एंड फेल्प्स क्रॉल बिजनेस के द्वारा सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसकी थीम बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम थी प्रस्तुत की गई, और यह इसकी थीम बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम है। रिपोर्ट के अनुसार रणवीर सिंह 181.7 मिलियन डॉलर ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष पर हैं। उल्लेखनीय है कि रणवीर सिंह ने भारतीय क्रिकेट विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। विराट कोहली का जो ब्रांड वैल्यू थी वह 176.9 मिलियन डॉलर है, और जो रणवीर सिंह की ब्रांड वैल्यू है वह 181.7 है, जो पहले स्थान पर पहुँच गए हैं। जबकि आलिया भट्ट को वर्ष 2022 में 102.9 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी के रूप में नामांकित किया गया है। किस किस को? विराट कोहली को पीछे करते हुए रणवीर सिंह पहले ब्रांड मिलियन बने हुए हैं, और जो अभी प्रेजेंट में भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को चौथी नंबर पर इनको स्थान मिला है। अब आता है OECD आर्थिक परिदृश्य 2023 के बारे में। 2023 के बारे में देखते हैं। मार्च 2023 में OECD द्वारा आर्थिक परिदृश्य की अंतरिम रिपोर्ट 2023 को प्रकाशित किया गया। यह रिपोर्ट वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक GDP की वृद्धि दरों में निम्नलिखित है, जो विश्व में 2023 में 2.6 और 2024 में 2.9 है। USA में 1.5 और 2024 में 0.9 रही, और इसमें जापान में यह वृद्धि दर 1.4 और 1.1 है। इसमें देखते हैं भारत की कितनी रही। भारत की 5.9 2023 में और 2024 में 7.1 है। अब पढ़ते हैं विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट 2023 के बारे में।
जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट 2023 जारी की गई। 2021 से 2024 के मध्य विश्व उत्पादन और सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में वृद्धि दर देखते हैं, जिसमें विश्व में 2021 में 5.8% है, 2022 में 3.0% है जो कि अनुमानित है, और 1.9% पूर्वानुमानित की गई है, और 2024 को भी पूर्वानुमानित की गई है जो 2.7% है। इसमें विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 5.2 है और 2.6 है, और यह है 2023 में 0.4 जो पूर्वानुमानित है, और 1.6 2024 में भी पूर्वानुमानित है। इसमें दक्षिण एशिया में 7.2 है जो 2021 की है, और 5.6 अनुमानित है जो 2022 की है, और जो 2023 की पूर्वानुमानित है 4.8, और 2024 की पूर्वानुमानित 5.9 है। भारत के लिए यह वृद्धि दर 2021 में 8.9% रही, और 2022 में 6.4% रही, और जो 2023 में अनुमानित वृद्धि दर 5.8% रही, और भारत की जो 2024 में अनुमानित वृद्धि दर को 6.7% रखा गया है। अब पढ़ते हैं वैश्विक प्रेषण एवं विश्व बैंक की रिपोर्ट 2022 के बारे में। 30 नवंबर 2022 को विश्व बैंक द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37 नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक है रेमिटेंस ब्रीफ ग्लोबल हीट इवेंट। यह रिपोर्ट जलवायु प्रवासन पर विशेष रूप से केंद्रित है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान वैश्विक स्तर पर $794 बिलियन धन संप्रेषण होने का पूर्वानुमान है, जो वर्ष 2021 के $781 बिलियन की तुलना में 1.3% अधिक है। इसमें शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश में सर्वाधिक प्रेषण प्राप्तकर्ता भारत है, जो $100 बिलियन प्रेषण प्राप्ति है, जिसमें जीडीपी में वृद्धि 2.9% है। उसके बाद आता है पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव आता है। अब पढ़ते हैं वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट 2023 के बारे में। जनवरी 2023 में विश्व बैंक समूह की अर्धवार्षिक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं 2023 प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि दर भारत 6.9% अनुमानित की गई है। उसके बाद ब्राजील की 3% और चीन की 2.7%, दक्षिण अफ्रीका की 1.9% और रूस की -3.5% स्थान दिया गया। अब पढ़ते हैं वास्तविक जीडीपी का विगत वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ है। विश्व में 2020 में -3.2% हुआ, 2021 में 5.9, 2022 में इसको रखा गया 2.9, और 2023 में 1.7, और 2024 में 2.7 को रखा गया। और इसी तरह भारत के संक्षेप में देखते हैं, यह -6.6 रहा, और जो 2020 में है, 2021 में 8.7, और 2022 में 6.9, 2023 में 6.6, और 2024 में 6.1 है। अब पढ़ते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के बारे में। विश्व निवेश रिपोर्ट को अंकटाट के द्वारा जारी किया जाता है, और यह 9 जून 2022 को जारी की गई। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 का केंद्रीय विषय अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार एवं सतत निवेश है। वर्ष 2020 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह जहां $1 ट्रिलियन हो गया था, वहीं 2021 में 64% की वृद्धि के साथ $1.58 ट्रिलियन हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई पर प्रस्तावित वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर का अंतर्राष्ट्रीय निवेश पर महत्वपूर्ण परिणाम परिलक्षित होते हैं, और यदि परिणाम परिलक्षित होते हैं यदि विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाट द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट 2022 में जारी की गई। इसका केंद्रीय विषय अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार एवं सतत निवेश है, जिसमें यह 2020 में $1 ट्रिलियन हुआ था, और वहीं वर्ष 2021 में 64% वृद्धि के साथ $1.5 ट्रिलियन हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर का अंतर्राष्ट्रीय निवेश कर महत्वपूर्ण परिणाम परिलक्षित हुए हैं, जो एफडीआई पर प्रस्तावित है, और 15% की कर दर के साथ कर आरोपण किया जाएगा तो वैश्विक
निवेश में 2% तक की गिरावट होने की संभावना है तथा वर्ष 2023 में बहुराष्ट्रीय उद्यमों पर 15% की दर से वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर आरोपित करने पर सहमति बनी हुई है। अब पढ़ते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्बाह्य आया है, जो 2020 के 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 29.59% कम है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्बाह्य के संदर्भ में वर्ष 2021 में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, जबकि 2020 में 8वें स्थान पर था, जिसमें 1 अंक का सुधार हुआ है। इसी तरह 2021 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्बाह्य में 64% की वृद्धि दर्ज हुई है। इसमें FDI अंतर्बाह्य में शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं हैं। 2021 में पहले स्थान पर USA थी और 2020 में भी USA है, और 2021 में दूसरे नंबर पर चीन थी और 2020 में भी चीन है, और 2021 में भी यह हांगकांग चीन तीसरे नंबर पर थी और 2020 में भी यह 21वें नंबर पर है। अब पढ़ते हैं वर्ष 2021 में भारत से FDI बहिर्प्रवाह 43% वृद्धि के साथ 16 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया है, जिसमें FDI बहिर्प्रवाह में 3 अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें पहली USA रैंक पर है, फिर दूसरे रैंक पर जो जर्मनी है, जो प्रेजेंट में 2021 में है और यह 2020 में 6वीं रैंक पर थी, और जापान जो प्रेजेंट में तीसरी रैंक पर है वह 2020 में 5वें नंबर पर थी। तो कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं प्रेजेंट में है? USA, जर्मनी, जापान, ये 3 अर्थव्यवस्थाएं। अब पढ़ते हैं वैश्विक सूचकांक के बारे में, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए इसमें पढ़ते हैं विश्व के अरबपतियों की सूची 2023 के बारे में, जो फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाती है। 4 अप्रैल 2023 को अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व के अरबपतियों की सूची 2023 जारी की गई है। इस पत्रिका की 37वीं वार्षिक रैंकिंग में 2640 अरबपतियों को शामिल किया गया है और 2022 में 68 अरबपति शामिल हैं। मतलब जो 37वीं रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें 2640 अरबपतियों को शामिल किया गया है, जबकि 2022 में इसमें 2668 थे। मतलब अभी प्रेजेंट में कुछ जो अरबपति हैं उनको कम को शामिल किया गया। वर्ष 2022 की सूची में अरबपतियों का कुल शुद्ध संपत्ति 12.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो वर्ष 2022 की 12.7 ट्रिलियन डॉलर की तुलना में 500 बिलियन डॉलर से कम है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची 2023 में शीर्ष 3 अरबपति हैं, जिसमें पहले क्रमशः बर्नार्ड अर्नोट एंड फैमिली, दूसरे एलन मस्क और चौथे जेफ बेजोस हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में 2023 में 3 भारतीय अरबपति में पहले नंबर जो 9th रैंक पर आते हैं मुकेश अंबानी, और 24वें नंबर पर आते हैं गौतम अडानी, और 55 नंबर पर आते हैं शिव नडाल। सूची में सबसे अमीर और महिला अरबपति सावित्री जिंदल एवं परिवार, जो 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, सबसे अमीर भारतीय महिला के रूप में घोषित है और भारतीय अरबपतियों में 6वें स्थान पर तथा समग्र रूप से यह 94वें स्थान पर है। हुरून ग्लोबल रिच इस लिस्ट 2023 के बारे में, यह लिस्ट इस लिस्ट का 12वां संस्करण है। रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी इस सूची में 10 और शीर्ष 10 में 9वें स्थान पर जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय हैं, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं बर्नार्ड अर्नोट, जो LVMH जो फ्रांस की कंपनी है, एलन मस्क जो टेस्ला जो USA की कंपनी है, और बर्ट्रैंड प्यूच एंड फैमिली हेमेल्स यह फ्रांस की कंपनी है। इनको शीर्ष 3 अरबपतियों को दिया गया और भारतीय में 9th नंबर पर भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी को शामिल किया गया। अब आती है हुरन ग्लोबल 500 सूची 2022 के बारे में। 9 दिसंबर 2022 को हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा पूर्वी चीन स्थित जियांगकिंग सिंह शहर के सहयोग से हुरन ग्लोबल 500 सूची 2022 जारी की गई है। यह सूची विश्व की 500 सर्वाधिक मूल्यवान निजी क्षेत्र की कंपनियों का संकलन है। इस सूची में 2022 में 3 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिसमें आती हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट। हुरन ग्लोबल 500 2022 की सूची में शीर्ष 3 भारतीय कंपनियां हैं, जिसमें आती हैं रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और HDFC बैंक। मतलब जो वैश्विक कंपनियां हैं उसमें आती है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, और भारत की कंपनियां आती हैं 3, रिलायंस इंडस्ट्री एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड HDFC बैंक। अब पढ़ते हैं हीरोज़ ऑफ फिलेंथ्रोपी एशिया 2022 के बारे में।
5 दिसंबर 2022 को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा एशिया के हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी 2022 सूची जारी की गई। इस सूची में प्रथम स्थान शिव नडार एवं परिवार का है, जबकि अजीब प्रेमजी एवं परिवार और मुकेश अंबानी एवं परिवार में द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। अब पढ़ते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के बारे में। 17 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट का केंद्रीय विषय है अनपैकिंग डेप्राइवेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। वर्ष 2022 में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तहत विश्व के विकासशील क्षेत्रों में 111 देशों में रहने पर 6.1 बिलियन लोगों को आच्छादित किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार इन 1.2 बिलियन बहुआयामी गरीब लोगों का आधा हिस्सा 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है, अर्थात प्रत्येक 3 में से एक बच्चा प्रत्येक 7 वयस्कों में से एक वयस्क गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है। अब आता है लगभग 83% गरीब जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि 17% शहरी क्षेत्रों में निर्वासित है। 3 दक्षिण एशियाई देश में बांग्लादेश, भारत, नेपाल अपने MPI मूल्य में सबसे तेजी से कमी करने वाले 20 देशों में शामिल हैं। और भारत ने विगत 15 वर्षों में, जो 2005 से 2006 और 2019 से 21 के मध्य लगभग 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला, जिससे 140 मिलियन लोगों को 2015 से 16 और 2019 से 20 के मध्य 275 मिलियन लोगों को वर्ष 2005 से 2006 में और 2015 से 2016 के मध्य गरीबी से बाहर किया है। भारत का MPI मूल्य वर्ष 2005 से और 6 में 0.283 से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.112 तथा वर्ष 2019-21 में 0.06 हो गया है। और भारत में शहरी क्षेत्रों में 5.5% गरीबी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत 21.2% है। और वर्ष 2020 में जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार विश्व में गरीबों की सर्वाधिक संख्या भारत में निवासित है, जिसमें सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष राज्य में आता है। पहले नंबर पर बिहार, फिर झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, असम। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या 0.71% वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की स्थिति 37.79% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। उत्तर प्रदेश का MPI स्कोर 0.18 है। ग्रामीण क्षेत्र में 44.32%, जबकि शहरी क्षेत्र में 18.07% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले राज्य में, जिसमें बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या श्रावस्ती में जो सर्वाधिक है और लखनऊ में न्यूनतम है। इसके बाद बहराइच में आता है, फिर बलरामपुर और खीरी और गोंडा, और इसमें लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और झांसी। उपयुक्त आंकड़े नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक से लिए गए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में पढ़ते हैं। SDG के अंतर्गत लक्ष्य 1 वर्ष 2030 तक विश्व में गरीबी के संपूर्ण तथा सभी रूपों में उन्मूलन से संबंधित है। SDG फर्स्ट को प्राप्त करने की दिशा में हो रही प्रगति को मापने का एक साधन वैश्विक गरीबी सूचकांक है, और यह MPI प्रत्येक व्यक्ति की वंचनाओं को 3 आयामों और 10 संकेतकों के माध्यम से गणना करता है, जिसमें 3 आयाम स्वास्थ्य, भारांश, शिक्षा और जीवन स्तर है। जिसमें स्वास्थ्य के अंतर्गत 2 आते हैं, पोषण और बाल मृत्यु दर। शिक्षा के अंतर्गत आती है स्कूल शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति। और जो तीसरा स्तर है उसमें जीवन स्तर है, जिसमें आते हैं ईंधन, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, विद्युत, घर, संपत्ति आते हैं। इसमें ये पूछे जाते हैं कि इसके 10 संकेतक कौन कौन से हैं या फिर 3 आयाम कौन हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ये 3 आयाम हैं, और तथा इसके 10 संकेतक हैं, जिसमें पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूल शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, ईंधन, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, विद्युत, घर और संपत्ति, जो SDG के अंतर्गत अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करता है। अब पढ़ते हैं वैश्विक पेंशन सूचकांक 2020 के बारे में। 11 अक्टूबर 2022 को मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 जारी किया गया। वर्ष 2022 के इस सूचकांक में विश्व भर में 44 वैश्विक पेंशन प्रणालियों का एक व्यापक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, जिसमें आइसलैंड ने समग्र स्कोर हासिल कर पहले स्थान पर प्राप्त किया और भारत ने 44.4 समग्र स्कोर के साथ 41वां स्थान प्राप्त किया है। और लास्ट ईयर 43 देशों में 40वीं रैंक थी, जो 2021 में थी, और प्रेजेंट में 44 देशों में 41वीं रैंक है।
अब पढ़ते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के बारे में। 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस वर्ष रिपोर्ट के नाम दिया गया अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लिप्स शेपिंग फॉर आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। ये है रिपोर्ट का जो शीर्षक दिया गया है, ये थीम बेस्ड होता है जो उसको हर साल अलग अलग जारी किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि मानव विकास सूचकांक की थीम इस बार की क्या है, या फिर मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, या फिर भारत की रैंक मानव विकास सूचकांक में कितनी है, और यह कितने देशों द्वारा जारी किया जाता है, या फिर इसमें कितने देश शामिल हैं। 8 सितंबर 2022 को जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में विश्व के 191 देशों को शामिल किया गया और वर्ष 2021 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.732 है, जो 2019 में 0.737 की तुलना में कमी को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2021 में मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति पर दक्षिणी सूडान है जो 191 रैंक पर आता है। उसके बाद चाड है जो 190 रैंक पर, फिर आता है नाइजर जो 189वीं रैंक पर, और मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो 188 रैंक पर, और बुरुंडी जो 187वीं रैंक पर सबसे कम मानव विकास वाले देश को दर्शाते हैं। अब आता है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है, फिर नॉर्वे और फिर डेनमार्क आता है। और इसमें असमानता के कारण वैश्विक एसडीआई मूल्य में 19.4% की कमी दर्ज की गई है, जिसमें असमानता को समायोजित करने वाले पर वैश्विक एसडीआई का मूल्य 0.73 से कम होकर 0.9590 रह जाता है और विश्व उच्च मानव विकास श्रेणी से मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आ जाता है। एसडीआर 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक मूल्य 0.465 है तथा इस वर्ष सर्वोच्च स्थान डेनमार्क ने हासिल किया है। और महिलाओं एवं पुरुषों के बीच सर्वाधिक असमानता के देशों में क्रमशः आते हैं यमन, पापुआ न्यू गिनी, नाइजीरिया, अफगानिस्तान तथा मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की मध्यम मानव विकास वाले देश की ही है, जो एसडीआई मूल्य के साथ 0.3633 के साथ 132वीं रैंक पर है। वर्ष 2021 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष, स्कूल अवधि के औसत वर्ष 6.7 वर्ष और स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष में 11.9 वर्ष तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में $6,590 है। और भारत का असमानता समायोजित विकास सूचकांक मूल्य 0.475 है और असमानता के कारण ही भारत मध्य मानव विकास से निम्न मानव विकास श्रेणी में आ जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत जीआईआई मूल्य जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 170 देशों में 112वीं रैंक पर है। इसमें जो मानव विकास सूचकांक दिया गया है एसडीआई मूल्य पर और जन्म पर जीवन प्रत्याशा के आधार पर, स्कूल अवधि के अनुमानित के आधार पर, और इसमें प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दिया गया है। इसमें पहले नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, चीन और ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, रूस और फिर विश्व का समग्र रूप से दिया गया है। यहाँ पर पढ़ते हैं फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2022 के बारे में। 3 अगस्त 2022 को फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई। इस सूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने लगातार 9वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2022 में कुल 9 भारतीय कंपनियों का स्थान प्राप्त किया है और शीर्ष भारतीय कंपनियों में आती हैं भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी लिमिटेड निगम 98वें स्थान पर, रिलायंस इंडस्ट्री 104वें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 142वें, ओएनजीसी 190वें, भारतीय स्टेट बैंक 236वें, भारत पेट्रोलियम 295वें और टाटा मोटर्स 370वें, टाटा स्टील 435वें और राजेश एक्सपोर्ट 437वें स्थान पर आते हैं। कोटक निजी बैंकिंग हुरुन अग्रणी धनी महिलाएं। 27 जुलाई 2022 को कोटक प्राइवेट बैंकिंग तथा हुरुन इंडिया द्वारा कोटक निजी बैंकिंग हुरुन अग्रणी धनी महिलाओं नामक सूची का तीसरा संस्करण जारी किया गया। इस सूची में 31 दिसंबर 2021 तक सफल महिलाओं की संपत्ति के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज की रोशनी नडार मल्होत्रा इस सूची में शामिल सबसे अमीर महिला हैं, जिनकी कुल संपत्ति 84,330 करोड़ रुपये शामिल है। यहाँ पर यह टॉपिक इकोनॉमी का
फिनिश होता है। इसमें हर एक चीज़ याद करने के लिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा दिए गए हैं। डेटा के साथ साथ समग्र देशों की रैंकिंग और भारत में क्या रैंक रखते हैं यह सब दिए गए हैं, जिसको आपको ये वीडियो जब आप बार बार देखेंगे तो वह याद होगा, या फिर आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं जो पॉइंट वाइज हो, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे। और यहाँ पर हमारा आर्थिक परिदृश्य का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।